हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं सेल साइकिल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल। तो पिछले क्लास में ही स्टार्ट कर चुके थे सेल साइकिल। सेल साइकिल होता क्या है ये भी बता चुके थे कि सेल का जो पूरा होल लाइफ स्पान होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेल साइकिल। अर्थात सेल का लाइफ स्पान ही कहलाता है क्या, सेल साइकिल। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ सेल या होल लाइफ ऑफ सेल इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखे थे, तो ध्यान से सुनिए क्योंकि आज लिखाने वाले हैं सही तरीके से। तो माइंड कंसंट्रेट करके हेडिंग सेल साइकिल पिछले क्लास में दे चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो माइंड कंसंट्रेट करके एक बार देख लीजिए, ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग ये चीज़ सीखे थे कि सेल के अंदर जो है मुख्य रूप से दो साइकिल्स होते हैं, ये दो फेजेज होते हैं। सेल के अंदर मुख्य रूप से दो फेजेज होते हैं जो लगभग 40 to 50% का अकेले ही होता है। कौन फेज? G1 फेज। कौन फेज? G1 फेज। ठीक है, G1 फेज। और इससे पहले जो ग्राउंड जीरो लेकर के चलते हैं, जहाँ पे सेल का कोई भी शेप में या कोई भी चीज़ों में उसमें का परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं G0। ठीक है, अब G0 फेज में जो है सेल का कोई भी चेंजेज नहीं आते हैं। अब सेल जो है चेंजेज अगर हल्का सा भी किया तो वो चला गया किस फेज में? G1 फेज में। किस फेज में चला गया? G1 फेज में। ठीक है, तो G1 फेज में जैसे ही एंट्री करता है तो ये आगे की ओर धीरे धीरे डेवलप करते करते ये चला जाता है। फिर जब इसके अंदर प्रोटीन क्या क्या बन जाए, ध्यान से सुनिए, हम स्टेज बाय स्टेज भी सिखाते चले जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बनता है। तो इसके अंदर यदि प्रोटीन बन जाए, क्या बन जाए? प्रोटीन और आरएनए। प्रोटीन और आरएनए, चूँकि डीएनए है तो उससे आरएनए बनेगा ही। तो प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन के द्वारा ये क्या हो जाता है, सेल का साइज बढ़ जाता है। अगर ये छोटा सेल है तो ये धीरे धीरे जो है बड़ा सेल बन जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा सेल। यानी कि दोनों न्यूक्लियस भी और सेल भी, दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, दोनों का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सेल का शेप साइज जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। किस फेज में? G1 फेज में। और इसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स का नंबर उतना का उतना ही रहता है, और उसके बाद क्रोमेटिड का भी नंबर उतना का उतना ही रहता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही वेल डेवलप्ड हो जाते हैं तब ये चले आते हैं कौन से फेज में? सिंथेसाइज्ड फेज में। कौन से फेज में? सिंथेसाइज्ड फेज है। जो सिंथेसाइज्ड फेज लगभग 30 to 40% होता है, 30 to 40% है। ठीक है, अब जो है इस फेज में क्या होता है, तो इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन। कल इसका फिगर बनवा चुके हैं हम और बता भी चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या क्या कर रहे हैं, तो स्टेज में समझ रहे हैं कि क्या क्या हम लोग लिखने वाले हैं अभी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, डीएनए जो है रेप्लिकेट किया, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन यानी डीएनए का प्रतिकूलन, यानी डीएनए का ही फोटोकॉपी हो जाना, यानी कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाना। ठीक है, एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाना, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन किस स्टेज में होता है? एस स्टेज में, यानी एस फेज में, सिंथेसाइज्ड फेज में इसमें निर्माण होता है। क्या? डीएनए से नया डीएनए। तो डीएनए से जैसे ही नया डीएनए बन गया तो अब क्या होगा, तो अब इसके अंदर और भी बनेगा क्या, डीएनए के साथ साथ प्रोटीन्स भी बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रोटीन्स भी। और तब ये डिवीज़न करने के लायक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिवीज़न करने के लायक हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो है इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर थे, क्या थे? क्रोमोसोम्स नंबर। क्रोमोसोम उतना का उतना ही रहता है। अगर 2n है तो 2n ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर क्रोमेटिड का नंबर जो है वो 2n से, ये 2c से क्या हो जाएगा? 4c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2c से 4c हो जाएगा। बस इतना सा चेंजेज आते हैं किसके अंदर? सेल साइकिल के एस फेज के दौरान। ठीक है, अब जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे की ओर है हमारा कौन सा फेजेज? G2 फेज। कौन सा फेज? G2 फेज है, जो पूरी लाइफ साइकिल का सबसे स्मॉलेस्ट फेजेज कहलाते हैं। G2 फेजेज में क्या होते हैं? G2 फेज में जो है यहाँ पे जो डीएनए से डीएनए बन गया, अब 2n से 2n का 2n ही रह गया, लेकिन 2c से 4c जो हो गया, क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिड का नंबर जो बढ़ गया, लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर उतना का उतना ही है। तो इस अवस्था में अब ये डिवाइडिंग करने के लायक हो गया। अब जैसे ही डिवाइडिंग करने के लायक हो जाता है तो इसके अंदर जो है सेल अब डिवीज़न करना स्टार्ट करता है।
क्या करता है, सेल डिवीजन करना स्टार्ट करता है। किस में, G2 फेज में। G1 फेज में सेल डिवीजन करने के लिए तैयार होता है लेकिन डिवीजन नहीं करता है। G1 फेज से S फेज में आता है, S फेज से जब पार कर जाता है यानी G1 फेज को पार कर गया तब वो डिवीजन करेगा। अगर G1 फेज में चला भी आया, G0 से G1 फेज में चला आया, तब ये तो एकदम फिक्सेबल समझिए कि वो सेल जो है डिवीजन करेगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर G0 अवस्था में है तो इसका मतलब वो सेल डिवीजन करने के लायक में भी नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग समझे कि G2 फेज में क्या हो गया। G2 फेज में जैसे इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स लाइक सब यानी डबल हो जाएगा, क्योंकि डबल होगा तभी तो सेल 1 से 2 बन जाएगा। इसके अंदर क्या क्या डबल होगा, जैसे डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल, जैसे आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये ऑर्गेनेल विथ ऑर्गेनेल कहलाता है, क्योंकि ये अंदर में यानी कि एक सेल के, ये खुद ही एक सेल है लेकिन सेल के अंदर ये सेल रहता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय जिसको हिंदी में कहते हैं, इसके अंदर जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम इसलिए बनता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी बनता है, प्रोटीन फिर से बन जाता है। ठीक है, प्रोटीन की वजह से क्या बन जाता है, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम इसीलिए बनता है। और इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम किस स्टेज में, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा क्योंकि यही सबसे मेन टॉपिक है। ठीक है ना, तो G2 फेज में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम क्या होता है, बढ़ यानी दुगना हो जाता है। अर्थात एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो 2 हो जाएगा, गोल्जी बॉडी 1 है तो 2 हो जाएगा, सेंट्रोसोम 1 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 जैसे जैसे 2 हो गया तब ये अब क्या करेगा, धीरे धीरे सेपरेशन होना स्टार्ट होगा। लेकिन सेपरेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम्स तो देख रहे हैं जितना का उतना ही है, जस का तस है। तो क्रोमोसोम्स जो है इसके अंदर सब जो है नेटवर्क जाल में रहता है। तो नेटवर्किंग जाल में डिवीजन करने के लिए तब इसके अंदर आता है पूरा एक स्टेज जिसका कहते हैं हम लोग माइटोटिक स्टेज। कौन सा स्टेज कहते हैं, माइटोटिक स्टेज। इसमें क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जो न्यूक्लियस का डिवीजन बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो इसके अंदर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो में केंद्रक, ठीक है, और काइनेसिस में किसी चीज़ का डिवीजन होना या फॉर्मेशन होना। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होकर के एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनाता है। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, जब केंद्रक विभाजन हो गया तो दोनों साइटोप्लाज्म धीरे धीरे सेल के अंदर अलग होगा। अब कैसे होगा ये तो अभी हम लोग मौखिक रूप से समझ रहे थे, लेकिन अब हम लोग कुछ फिगर के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में तो इसमें तो जानते हैं G1 फेज में क्या होगा, तो ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे और एकदम सही तरीके से इसमें हम चलेंगे आगे की ओर। ठीक है, तो ये पिछले क्लास में हम समझाए थे कि सेल साइकिल क्या होता है, इसका फिगर ड्रॉ करा चुके थे। सेल साइकिल आपको बताए थे कि जो पूरे सेल का जीवन काल होता है उसी को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल, लाइफ ऑफ सेल या होल लाइफ साइकिल ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। तो इसको मिटावे, इसके अंदर क्या क्या बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, तो ध्यान से सुन लीजिए। G1 फेज में जो है सबसे पहले एकदम माइंड कंसंट्रेट करके, G1 फेज में क्या हुआ कि G1 फेज के अंदर प्रोटीन बना, DNA बना, RNA बना। प्रोटीन और RNA देख लीजिए, प्रोटीन और RNA बनने की वजह से सेल जो छोटा दिख रहा था, केंद्रक भी छोटा दिख रहा था, इसका दोनों का आकार क्या हो गया, बढ़ गया। इसके अंदर जीव द्रव का भी वॉल्यूम बढ़ गया, न्यूक्लियस का भी वॉल्यूम बढ़ गया, सेल का भी वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि एक बढ़ा तो सब बढ़ेगा धीरे धीरे। अब जैसे ही G0 में तो कुछ नहीं होता है, G0 अवस्था में ये है, कुछ भी इसमें नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं दर्शाता है। लेकिन जैसे ही G1 फेज में आता है तो इस तरह का शेप बन जाता है। अब G1 जैसे ही फेज आया तो इसका मतलब वो अब डिवीजन करना तय है, अब वो डिवीजन करेगा ही। लेकिन जैसे ही G1 से G2 फेज में आ जाता है तब तो ये निश्चित हो जाता है, कोई उसको काट ही नहीं सकता है कि वो G1 ये यानी कि विभाजन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के जब G2 फेज में आता है तब सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है। तो और यहाँ क्या होता है सिंथेसाइड फेज में, सिंथेसाइड में बताए कि सिंथेसिस होता है DNA टू DNA, यानी DNA से ही नया DNA बनने का प्रोसेस कहलाता है क्या, रेप्लिकेशन, DNA प्रतिकृति। ठीक है, DNA का रेप्लिकेशन। उसके बाद इसमें प्रोटीन भी बनता है, प्रोटीन तो यहाँ भी बनता है। और उसके साथ साथ इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बट
इसमें 2C है तो इसमें आ जाता है कितना है 4C हो जाता है। क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिड का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, 2C से 4C हो जाता है। और G2 फेज में क्या होता है, यही ऑब्जेक्टिव है जो बता रहे हैं, बस उतना ही लिखाएंगे। G2 फेज में सिर्फ क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम जो है डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद माइटोटिक फेज, एम फेज में 2 फेज, एम फेज में 2 स्टेज हो जाता है। एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बहुत ही बड़ा है, साइटोकाइनेसिस छोटा है, वो भी हम समझाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग जहाँ तक समझे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतना तक हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। और डिवाइडिंग फेज के बारे में, वो तो बड़ा है तो उसको तो हम चलेंगे, अलग अलग स्टेज है उसके अंदर बहुत सारा, क्योंकि न्यूक्लियस डिवीज़न इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा मटेरियल्स है जो डिवीज़न करता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हेडिंग देंगे क्या, नंबर 1 पहला हेडिंग हम लोग देंगे, शायद लिखाए थे कि नहीं, तो देख लीजिए एक बार, पीछे के वीडियो में हम समझाए हुए थे कि सेल साइकिल का डेफिनेशन लिखाए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना है, पहले नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना है क्या, सेल साइकिल इज फॉलोइंग स्टेज या फेज। सेल साइकिल इज फॉलोइंग स्टेज, लिख लीजिएगा हिंदी। कोशिकीय चक्र निम्न चरणों में संपन्न होते हैं। कोशिकीय चक्र निम्न चरणों में संपन्न होते हैं। कोशिकीय चक्र निम्न चरणों में संपन्न होते हैं, लिख लिए सब लोग। कोशिकीय चक्र निम्न चरणों में संपन्न होते हैं। तो मुख्य रूप से जो हम लोग देखेंगे कि सेल साइकिल मुख्य रूप से 2 स्टेजेज हो गए। कितना स्टेजेज, 2 स्टेजेज। जो यहाँ से हम लोग देखे पहले, वो पूरा अभी तक हम लोग जो भी देखे जितना भी स्टेज, वो सिर्फ का सिर्फ था किसका, इंटरफेज का। किसका था, पिछले क्लास में लिखाए थे उसके ऊपर पे ही, इंटरफेज या रेस्टिंग फेज। इंटरफेज किसका है, इंटरफेज, या इसी को दूसरे नाम से हम लोग कहते हैं क्या, इसी को दूसरे नाम से हम लोग कहते थे रेस्टिंग फेज, इंटरफेज या रेस्टिंग फेज। हिंदी में कहते हैं इसको क्या, हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक अवस्था। क्या कहते हैं हिंदी में, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, या इसी को और दूसरे नाम से जानते हैं विरामावस्था। विरामावस्था, ठीक है, विरामा जोड़ अवस्था, दोनों एक ही में जुड़ गया, विरामावस्था। तो ध्यान से सुनिएगा। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में मुख्य रूप से हमारा सेल के अंदर ग्रोथिंग होता है, जो G0 से G1 फेज में, G1 फेज से किस में चला जाता है, G1 ये सिंथेसिस फेज में, और सिंथेसाइज होने के बाद फिर चला आता है क्या, G2 फेज में, जहाँ से सेल एकदम कंफर्म है कि डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। और जब डिवाइडिंग करना स्टार्ट होने लगता है, तब वो वहाँ से कहलाने लगता है डिवाइडिंग फेज या माइटोटिक फेज कहने लगते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से 2 स्टेजेज होते हैं, इसको नंबर ऐसे करके दे दीजिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा टाइप है। तो एक स्टेज हो गया आपका कौन सा फेज है, इंटरफेज या रेस्टिंग फेज, ठीक है। दूसरा स्टेज हो गया आपका कौन सा, डिवाइडिंग फेज, इनमें लिखेंगे डिवाइडिंग फेज, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं क्या, डिवाइडिंग फेज, या इसी को कहते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। कोई दिक्कत, मुख्य रूप से 2 फेज हो गया क्या, विभाजन अवस्था, कौन सा अवस्था, विभाजन अवस्था, या इसी को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं कौन सा अवस्था, समसूत्री अवस्था। समसूत्री विभाजन अवस्था या समसूत्री अवस्था, ठीक है, समसूत्री विभाजन अवस्था या समसूत्री अवस्था। इसमें समान रूप से डिवीजन होता है, अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ पे
क्रोमोसोम्स का हाफ इक्वल नंबर नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है माइटोटिक फेज भी, ठीक है, डिवाइडिंग फेज या माइटोटिक फेज, जिसके अंदर सेल का डिवीजन होता है। तो ये फेज जो है सबसे बड़ा फेजेज है, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ये सब तो आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। कौन सा? इंटरफेज, ठीक है। तो सब लोग लिख लीजिए जल्द से एक बार, सब लोग को वीडियो क्वालिटी सही जा रहा है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब हम लोग लिख लिए सब लोग। तो 1 नंबर हेडिंग दीजिए, जो इंटरफेज या रेस्टिंग फेज था उसको लिख करके डैश दीजिए, यहाँ लिखे हुए थे। फिर से एक पहला नंबर हेडिंग दीजिए, क्योंकि अभी इसी के अंदर चलेंगे। इंटरफेज या इसी को कहते हैं हम लोग रेस्टिंग फेज, इंटरफेज या रेस्टिंग फेज, इंटरफेज या रेस्टिंग फेज। हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक अवस्था या विरामावस्था। इंटरफेज या रेस्टिंग फेज लिखिए, डैश दे करके लिखिएगा। लिखिए, यह कोशिका चक्र के सबसे बड़ा अवस्था, यह कोशिका चक्र के सबसे बड़ा अवस्था होता है। 1 नंबर लिख करके इसी में डैश दे करके लिखना है, लैंग्वेज लिखना है। अब यह कोशिका चक्र के सबसे बड़ा अवस्था होता है जिसमें कोशिका अपने आप को विभाजन के लायक तैयार करता है, जिसमें कोशिका अपने आप को विभाजन के लायक तैयार करता है। लिख लिए? इंग्लिश मीडियम लिखिएगा। इट इज़ द लार्जेस्ट फेजेज ऑफ सेल साइकिल, इट इज़ द लार्जेस्ट फेजेज ऑफ सेल साइकिल in which ready for cell division, takes place, cell division takes place। लिख लिए? तो इसमें क्या होता है, सेल जो है डिवीज़न करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग जो है नेक्स्ट हेडिंग देंगे कि ये भी जो है टाइप्स ऑफ इंटरफेजेज या इन रेस्टिंग फेजेज। हेडिंग दे दीजिए आप लोग। ये तो सेल साइकिल का 2 फेजेज देखिए। अब इसके अंदर यानी इंटरफेज देखिए कितना बड़ा है। इंटरफेज ही जो है पूरा सेल साइकिल का 95%, 94-95% लगभग जो है सेल साइकिल जो है वो क्या है, आपका इंटरफेज ही है। तो हेडिंग देंगे क्या? टाइप्स ऑफ, हम उधर इसलिए नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि वो फिर लिखना पड़ेगा इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए फिर से, टाइप्स ऑफ इंटरफेज और रेस्टिंग फेज, टाइप्स ऑफ इंटरफेज और रेस्टिंग फेज। हिंदी में लिख दीजिए क्या? प्रारंभिक अवस्था या विरामावस्था के प्रकार, प्रारंभिक अवस्था या विरामावस्था के प्रकार। शुरू में तो G1 फेज में अगर रहता है कोई भी सेल तो उसमें तो कोई डिवीज़न होता नहीं है, इसीलिए हम लोग तो उसको पढ़ेंगे नहीं, तो उसमें हम आपको लैंग्वेज लिखा देंगे। तो इसको लिख लिए सब लोग। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग इसको हेडिंग लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ इंटरफेज और रेस्टिंग फेज। टाइप्स ऑफ इंटरफेज और रेस्टिंग फेज का सबसे पहला जो टाइप है वो हम लोग दे देंगे 1 नंबर में ऐसे करके, ठीक है। वो रोमन अंक में था, ये 1 नंबर ऐसे करके देंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो देखेंगे वो है ग्रोथ फेज। पहला फेज कौन सा है? ग्रोथ फेज। दूसरा फेज है सिंथेसाइज फेज। तीसरा फेज है क्या? ग्रोथ सेकेंड फेज, ठीक है। तो ये है ग्रोथ फर्स्ट फेज। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ग्रोथ फेज, अर्थात G1 फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज। उधर हम मिटा नहीं रहे हैं, आपको ऐसे ही लिखना है।
फर्स्ट ग्रोथ फेज। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि सेल साइकिल में यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस फेज, एस फेजेज होते हैं, और इधर होता है एम फेजेज। कौन सा फेज होता है ये, सॉरी यहाँ पे होता है क्या, G2 फेज। क्या होता है G2 फेज, क्योंकि ये फिगर हमेशा साथ में रखना होगा, कुछ भी समझने के लिए फिगर साथ में रखना होगा। और ये हो गया पूरा एम फेज, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा सपोज ये यहाँ से यहाँ तक जो फेज है वो हो गया आपका कौन सा, G1 फेज। ठीक है, फर्स्ट ग्रोथ फेज यहाँ पे हो गया इसका G0 अवस्था। तो हम लोग एक स्टेज देते हैं, मान लेते हैं ग्राउंड जीरो। तो G1 अवस्था जो है, इसके अंदर ग्रोथिंग होना स्टार्ट होता है सेल का। तो किसके द्वारा, प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर क्या बनता है, सेल के अंदर प्रोटीन और आरएनए, प्रोटीन और आरएनए बनता है। ठीक है, दिमाग में एकदम माइंड कंसंट्रेट करके सुनिए, यही सब मेडिकल में पूछा जाता है स्टेज का एक एक पॉइंट, और आप लोग को यहाँ पे भी काम आते हैं, जब सेल डिवीज़न जब पढ़ते हैं तो उस समय काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ग्रोथ फेज जो होता है, फर्स्ट ग्रोथ फेज को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, और अलग अलग नाम देखिए। फर्स्ट ग्रोथ फेज जो है वो सिंथेसाइड फेज से पहले वाला फेज है। फर्स्ट ग्रोथ फेज जो है वो सिंथेसिस फेज से पहले का अवस्था है, इसीलिए हम लोग एक और नाम इसका दे सकते हैं, क्या, प्री सिंथेटिक फेज। क्या नाम दे सकते हैं, प्री सिंथेटिक फेज। एक नाम हम, ये थोड़ा सा बनावटी नाम है कि एस फेज से पहले का स्टेज जो है उसको नाम दे दिया क्या, प्री सिंथेटिक। प्री में पूर्व, ठीक है ना, हिंदी भी लिखना है तो लिख लीजिएगा इसको, साथ ही साथ बोल दे रहे हैं, फिर बाद में नहीं बोलेंगे, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिएगा पूर्व संश्लेषित अवस्था, पूर्व संश्लेषित अवस्था। ठीक है, पूर्व संश्लेषित अवस्था याद रखना है। तो पहले ही यानी सिंथेसिस फेज से पहले का अवस्था प्री सिंथेटिक फेज कहलाया। और देखिए ये क्या है, डिवीज़न के बाद का, डिवीज़न जब फिर से अगर कोई साइकिल पूरा हो जाता है तो डिवीज़न कर जाता है, तो डिवीज़न के बाद फिर से आता है उसमें ग्रोथ साइकिल, ग्रोथ फेज। तो ये क्या हो गया, माइटोटिक फेज के बाद का अवस्था। क्या हो गया, इधर से अगर इधर की बात करें, अगर इस रोटेशन में बात करें तो ये हो गया G1 फेज, हो गया प्री सिंथेटिक फेज। अगर इस रोटेशन की बात करें, यहाँ से इधर रोटेशन की बात करें, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पोस्ट, इसको हम लोग कह सकते हैं पोस्ट ना बाद है। ठीक है, पोस्ट डिवाइडिंग फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, एक नाम अलग अलग पड़ता है इस स्टेज का, पोस्ट माइटोटिक फेज। आप लोग को इतना ही लिखना है, इधर हम मिटाए नहीं है क्योंकि इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रोथ फेज या प्री सिंथेटिक फेज या इसी को पोस्ट माइटोटिक फेज। देखिए एक ही, इधर से रोटेशन में ये नाम दे दिए, उधर से रोटेशन में घूमते वक्त ये नाम दे दिए, प्री सिंथेटिक फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या क्या है, तो दिमाग में सेट करके रखना है। इसके अंदर जैसे ये सेल है, फिगर भी बनाना होगा। जैसे ये सेल है, यदि ये सेल अभी क्या है, पेरेंट सेल है, क्या है, पेरेंट सेल। अब ये पेरेंट सेल जो है क्या करेगा, डिवीज़न करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि सब डिवीज़न करके अपने संतति को जन्म देना चाहता है। तो ये भी जो है, ये सेल चाहेगा कि हम अपने संतान को बनावें। तो संतान को बनाने के लिए इसके अंदर जो है क्या क्या बनेगा, तो आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, आरएनए और प्रोटीन बनेगा। आरएनए और प्रोटीन जैसे ही बनेगा तो इसका जो अभी सेल का शेप देख रहे हैं और जो न्यूक्लियस का शेप देख रहे हैं, इसमें डबलिंग हो जाएगा, यानी इसका शेप इस तरह से, कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, यानी न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाएगा और सेल का शेप भी बड़ा हो जाएगा, सेल का शेप भी बड़ा हो जाएगा। इसमें सिर्फ बस चेंज हो गया, क्या, ग्रोथिंग हो गया। क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। सेल का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, और कुछ नहीं होता है। याद रखना है कि इसमें जो है पेरेंट सेल जो है जब डिवाइडिंग करना चाहेगा तो उस समय इसके बॉडी को मेंटेनेंस करेगा और इसके सेल का वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम लिखिए,
या तो हिंदी मीडियम पहले लिखिए और इंग्लिश मीडियम तब तक फिगर बना लीजिए ऐसे, ठीक है। इसके नीचे बस यही फेज होता है। अगर ये G0 अवस्था में है तो ये G1 अवस्था में आ गया। ये अगर हम लोग मान लेते हैं G0 अवस्था में है कि कोई एक्टिविटी नहीं है, तो अगर कुछ भी एक्टिविटी हुआ, कुछ भी इसका सेलुलर मेटाबॉलिक कुछ भी एक्टिविटी बढ़ा, तो ये चला गया किस में, G1 फेज में। किस में आ गया, G1 फेज में, ठीक है। ये आ गया G1 फेज में, यानी ग्रोथ फर्स्ट फेज में आ गया ये। तो लिखिएगा इसमें हिंदी मीडियम लिखिए, इस अवस्था में यह अवस्था लिखिएगा, सॉरी लिखिएगा यह अवस्था कोशिकीय चक्र, यह अवस्था कोशिकीय चक्र या इंटरफेज का कोशिकीय चक्र या इंटरफेज का सबसे बड़ा अवस्था या इंटरफेज का सबसे बड़ा अवस्था होता है, सबसे बड़ा अवस्था होता है जिसमें सेल के अंदर जिसमें सेल के अंदर आरएनए तथा प्रोटीन निर्माण द्वारा द्विगुणन वृद्धि कर जाता है। जो बच्चे को सुनाई नहीं दिया होगा, वीडियो को रोक करके भी समझ सकते हैं। तो इसमें आरएनए और प्रोटीन निर्माण होकर के सेल में क्या हुआ, द्विगुणन वृद्धि हो गया, यानी दोगुना हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, या इसके आयतन में वृद्धि हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, जब कोशिका G0 फेज में रहता है, तब कोशिका विभाजन निश्चित नहीं होता है, लेकिन जैसे ही G0 से G1 फेज में पहुंचता है, तब यह निश्चित होता है कि कोशिका विभाजन होगा। तब यह निश्चित होता है कि कोशिका विभाजन होगा। लिख लिए। हिंदी मीडियम लिखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम लिखिए और हिंदी मीडियम फिगर बनाइए। दैट फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल, दैट फेजेज ऑफ सेल साइकिल which is largest phase in which protein and RNA formed then cell and nucleus volume are increased. लिख लिए। तो इसके अंदर बस इतना जानना है कि सेल का शेप साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अर्थात ग्रोथ हो जाता है प्रोटीन और आरएनए फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। बस इतना ही एक पॉइंट था, एक सटीक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट, इफ सेल इज प्रेजेंट G0 स्टेज या G0 फेज, स्टेज फेज सब एक ही शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ सेल इज प्रेजेंट G0 फेज
G0 phase, then cell divide, not decide, then cell divide not decide, but cell entered into G1 phase, G1 phase, then G1 phase, then decide to the cell division, लिख लिए। तो ये अब जो है जैसे इसका शेप साइज चेंज हो गया न्यूक्लियस और सेल का, तो अब ये डिसाइड कर लिया कि अब सेल डिवीज़न होगा। ठीक है, तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर हम लोग दूसरा स्टेज पढ़ेंगे, जिस स्टेज में क्या क्या होता है तो ध्यान से देखिए। दूसरा स्टेज है हमारा, इसके अंदर नंबर 2 में हम लोग कहते हैं सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, शॉर्ट में कहते हैं एस फेज, या हिंदी में कहते हैं सांश्लेषित फेज, सांश्लेषित फेज, या ऐसे हिंदी लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। सिंथेसिस फेज को शॉर्ट नाम में हम लोग लिख देते हैं ऐसे याद रखने के लिए, एस फेज, बस। ठीक है, सांश्लेषित फेज ध्यान से लिख लीजिएगा डैश दे करके, सिंथेसिस फेज या इसी को क्या कहते हैं एस फेज। सिंथेसिस फेज लिख करके डैश दीजिए और लिखिए इसमें हुआ क्या, तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है इसमें सिर्फ डीएनए क्या हो गया, डीएनए से नया डीएनए बन गया, डीएनए से नया डीएनए बन गया। एक चेंजेज ये हुआ, और दूसरा चेंजेज एकदम पहला चेंजेज देख लीजिए। पहला चेंजेज क्या हुआ, डीएनए से नया डीएनए बना, नया डीएनए लिख देते हैं, न्यू डीएनए। ठीक है, न्यू डीएनए फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज क्या, रेप्लिकेशन। जेनेटिक्स में पढ़िएगा क्योंकि वहीं पे ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा। ठीक है, तो डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, अर्थात इसके अंदर एक प्रोसेस हुआ रेप्लिकेशन। दूसरा प्रोसेस होता है कि सेल जो है वो नंबर चेंजेज नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर जो 2C है अर्थात क्रोमेटिड का नंबर वो क्या हो जाएगा, 2n का 2n ही रह जाएगा, क्रोमोसोम्स का नंबर उतना ही रह जाएगा, लेकिन 2C से बन जाएगा कितना, 4C। क्या बन जाएगा, 4C। किस स्टेज में, एस फेज में, सेल साइकिल के एस फेज में। तो ये याद रखना होगा कि सिंथेसिस फेज में क्या हुआ कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और क्रोमोसोम्स का नंबर डू नॉट वेरिएबल बट 2C मॉडिफाइड इनटू 4C या 2C इंक्रीज 4C। तो दो क्रोमेटिड से इसमें 4 क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो जाना, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, सिंथेसिस फेज। लिखिए डैश दे करके, हिंदी मीडियम लिखिएगा डैश दे करके। इस अवस्था में सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन लिख दिए हैं, रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति। अब रेप्लिकेशन क्या है, तो बहुत बड़ा स्टेज है। ठीक है, तो लिखना है इस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तथा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तथा 2C से 4C तथा डीएनए लिखना है तथा डीएनए 2C से 4C 2C से 4C 2C से 4C हो जाता है, 4C हो जाता है, लेकिन गुणसूत्र का संख्या तथा 2C से 4C तथा 2C से तथा डीएनए 2C से 4C हो जाता है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिख लिए, गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा,
लिखिए इन दिस फेज ऑफ सेल साइकिल, इन दिस फेज ऑफ सेल साइकिल DNA replicate and 2C increase 4C but chromosomes number do not changed, लिख लिए। बस एकदम सटीक पॉइंट लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ बातें नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है वो है माइटोटिक डिवाइडिंग फेज में, ठीक है। तो इसको ये हो गया आप लोग का क्लियर, इसको मिटाते हैं। तो रेप्लिकेशन क्या होता है ये सब समझ गए आप लोग, ये यानी सिंथेसिस फेज। रेप्लिकेशन क्या होता है वो डिटेल्स पढ़ने के लिए जेनेटिक्स पढ़ना होगा। अब हम आगे की ओर पढ़ेंगे नेक्स्ट तीसरा स्टेज जो इंटरफेज का ही है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फेज भी कहलाता है। इंटरफेज का सबसे लास्ट फेज है आपका कौन, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ या सेकेंड ग्रोथ, नाम दे देंगे सेकेंड ग्रोथ फेज। इसका काम हो गया हमारा। सेकेंड ग्रोथ फेज में देखिए यही 3 प्रोसेस होगा ज़्यादा। सेकेंड ग्रोथ फेज को देखिए यहाँ पे जो है सेकेंड ग्रोथ फेज क्या क्या है, दिमाग में थोड़ा सा एकदम माइंड कंसंट्रेट करना है। सेकेंड ग्रोथ फेज अगर इधर से रोटेटिंग में चलते हैं, क्या चलते हैं, इधर से रोटेटिंग में चलते हैं, तो एस फेज के बाद आता है क्या, G2 फेज। तो इसको हम लोग लिखेंगे पोस्ट सिंथेटिक फेज, एक दूसरा नाम दे सकते हैं। इसका हिंदी भी आप लोग लिख लीजिएगा, G2 फेज ऐसे शॉर्ट में कहते हैं। आप लोग को सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास, G2 फेज, ठीक है। और या इसी को और दूसरे नाम से हम लोग क्या लिखे, दूसरे नाम से लिखे, ये चूँकि G2 फेज सिंथेसिस फेज के बाद आता है इस रोटेट में, तो इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। क्या कहते हैं इसको, पोस्ट सिंथेटिक फेज। अब देखिए पोस्ट सिंथेटिक फेज के बाद आता है कौन, माइटोटिक फेज। कौन आता है, माइटोटिक फेज। तो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा, हिंदी इसका लिख लीजिएगा आप लोग, हिंदी याद रख लीजिएगा, यानी पश्च संश्लेषित अवस्था। हिंदी ध्यान से सुन लीजिए, पश्च संश्लेषित अवस्था। अब या तो और भी एक नाम दे सकते हैं कि G2 फेज के बाद आता है क्या, माइटोटिक फेज। क्या आता है, माइटोटिक फेज। इसलिए इसका हम लोग नाम दे सकते हैं क्या, प्री माइटोटिक फेज। क्या नाम दे सकते हैं, प्री माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक फेज में क्या हुआ, प्री माइटोटिक फेज यानी प्री माइटोटिक फेज मतलब कौन, माइटोटिक फेज से पहले कौन, G2 फेज। तो इसमें हम लोग ये थोड़ा सा अपना लेवलिंग डायग्राम के अनुसार नाम देते हैं। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, सेल के अंदर, दिमाग में एकदम माइंड कंसंट्रेट करके सुन लीजिए, इसके सेल के अंदर, इसमें सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और साथ ही प्रोटीन भी बनने के कारण से इसके अंदर सेंट्रोसोम भी जो है क्या होता है, दुगुना हो जाता है, अर्थात डबल हो जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो 2 हो जाएगा, एक गोल्जी बॉडी है तो 2 हो जाएगा, 2 से यानी 2 हो जाएगा। 2 होने से क्या होगा कि सेल को डिवीजन करने में आसान होगा, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेन जब तक 2 नहीं होगा, इसके अंदर मान लेते हैं सपोज दैट क्रोमोसोम्स डिवीजन अलग अलग हो गया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया 2 एक ही है, तो ये दोनों अलग अलग कोशिका बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए कि अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी है तो एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी होना चाहिए, एक गोल्जी बॉडी इधर भी है तो एक गोल्जी बॉडी इधर भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का शेप ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे रफ फिगर है ये, इसमें कोई दर्शा नहीं रहे हैं क्योंकि इसका डिवीजन हम लोग देखेंगे। तो इसके अंदर जो है कुछ सेंट्रोसोम्स भी होते हैं। क्या होते हैं, सेंट्रोसोम। अगर सेंट्रोसोम भी अगर बढ़ रहा है तो सेंट्रोसोम भी प्रोटीन निर्माण के कारण 2 सेंट्रोसोम बन जाता है। अब जब ये तैयार हो जाता है तब G2 फेज में यही सब पूरा कंप्लीट रूप से जब तैयार हो जाता है तब चेक पॉइंट, ऐसे चेक पॉइंट यहाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तब पहुँच जाता है, डायरेक्ट समझिए दिमाग में, चेक पॉइंट थोड़ा हायर लेवल का हो जाता है।
तो डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि ये चला जाएगा किस में, माइटोटिक फेज में। किस में चला जाएगा, माइटोटिक या डिवाइडिंग फेज में। जैसे ही डिवाइडिंग फेज में जाएगा तो इसका सेल वाल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड करके, क्रोमोसोम धीरे धीरे जा करके ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद ये 2 सेल का निर्माण कर लेगा। तो अब इसके अंदर भी क्या क्या करेगा तो हम लोग देखेंगे। अभी डिवाइडिंग फेज आए नहीं है तो सेकेंड ग्रोथ फेज में लिखना है डैश दे करके। ये दोनों फेज को हम समझा दिए कि डबल हो गया तो सेकेंड ग्रोथ फेज हो गया। लिखिए, हिंदी मीडियम लिखिएगा। यह इंटरफेज का सबसे बड़ा अवस्था, यह इंटरफेज का सबसे छोटा अवस्था लिखना है, क्योंकि बड़ा अवस्था तो G1 था, G2 जो है छोटा अवस्था होता है इंटरफेज। यहाँ से यहाँ तक लेकर के इंटरफेज कहलाता है। यह इंटरफेज का सबसे छोटा अवस्था कहलाता है, सबसे छोटा अवस्था कहलाता है, सबसे छोटा अवस्था कहलाता है, जिसमें विभिन्न कोशिकीय अंगक, जिसमें विभिन्न कोशिकीय अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, बोर्ड पर का लिखिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, इसका हिंदी वही होता है, इसका होता है गोल्जी का, सेंट्रोसोम तारक का हिंदी होता है, सेंट्रोसोम का हिंदी तारक का, याद रखिएगा। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी तथा सेंट्रोसोम दुगुना होता है तथा दुगुना होता है, सेंट्रोसोम दुगुना होता है, और थोड़ा तथा काट देना है, और साथ ही साथ प्रोटीन का निर्माण संपन्न होता है, प्रोटीन का निर्माण संपन्न होता है, तब उसे सेकेंड ग्रोथ फेज कहते हैं, तब उसे सेकेंड ग्रोथ फेज कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ये जो है सबसे छोटा अवस्था कहलाता है इंटरफेज का, जिसमें क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम 2 गुना हो गया, और साथ ही साथ प्रोटीन का निर्माण हुआ, एकदम सटीक पॉइंट में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो लास्ट फेज है, जो ये इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, डैश दे करके लिखिएगा। इट इज़ द स्मॉलेस्ट फेज ऑफ स्मॉलेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, interphase in which mitochondria, Golgi body and centrosome are double but protein are formed, लेकिन प्रोटीन भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हो गया सबों का। तो चलिए एकदम सटीक पॉइंट में, इसमें बस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है कि किस स्टेज में क्या क्या परफॉर्म होता है। तो जब थोड़ा सा और हायर लेवल में चलिएगा तो पता चलेगा आप लोग को कि ये सब बढ़ने के लिए एक होता है चेक पॉइंट। तो यहाँ पे है नहीं, चूँकि वो थोड़ा सा हायर लेवल का हो जाता है, पीजी लेवल सब का। चेक पॉइंट सब हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ एकदम सिंपल भाषा में एकदम आगे की ओर बढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सा स्टेज होता है और कौन स्टेज में क्या क्या सेल के अंदर चेंजेज आते हैं। हम लोग सिर्फ सेल के अंदर क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट चलेंगे। लास्ट है आप लोग का कौन स्टेज है, लास्ट स्टेज नहीं बल्कि ये फर्स्ट स्टेज का पूरा कंप्लीट हो गया। और सेकेंड स्टेज हम लोग लिखेंगे इस तरह से रोमन अंक में जो दिए हुए थे। सेकेंड को हम लोग कहते हैं क्या, सेकेंड स्टेज को कहते हैं माइटोटिक स्टेज, माइटोटिक स्टेज। अभी हम लोग इसके बारे में सिर्फ लिखेंगे कि इसके अंदर भी क्या क्या होता है, उसके बाद इसको स्पेशली माइटोटिक फेज को पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोटिक स्टेज, या इसी को दूसरे नाम से हम लोग जानते थे क्या, डिवाइडिंग फेज।
डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज, ठीक है। माइटोटिक फेज और डिवाइडिंग फेज, विभाजन अवस्था या समसूत्री विभाजन अवस्था, ठीक है, या समसूत्री अवस्था। डैश दे करके लिखना है, इसमें डैश दे करके लिखिए। इस अवस्था में कोशिका विभाजन होता है, इस अवस्था में कोशिका विभाजन होता है जो निम्न दो चरणों में संपन्न होता है, जो निम्न दो चरणों में संपन्न होता है। इंग्लिश मीडियम लिखेगा, इन दिस स्टेज सेल डिवाइड्स, इन दिस स्टेज सेल डिवाइड्स and it is completed into following two steps, and it is completed into following two steps, लिख लिए। तो कितने स्टेप में परफॉर्म हो रहा है? 2 स्टेप में। तो आज हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं। 2 स्टेज कौन कौन सा स्टेज होता है तो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक पहला होता है साइटोकाइनेसिस और दूसरा होता है कैरियोकाइनेसिस। पहले हम लोग कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे तब साइटोकाइनेसिस, क्योंकि बिना न्यूक्लियस का डिवीजन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं थोड़ा सा। तो थैंक यू एंड अगेंस्ट यू टू नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में आगे की ओर लेकर के साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। आप लोग याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्लास में साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस पढ़ाएंगे।